हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वही, यानी कि यूनिट 3 चल रहा है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी, है ना। एक अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार का निर्धारण, वो भी कौन से लेवल पर, बिल्कुल संतुलन स्तर पर, है ना, पूर्ण संतुलन स्तर पर। ये हमारे यूनिट का नाम है और बात चल रही है हमारे इस सेकंड पार्ट की, जिसमें हम लोग बात करें कंपोनेंट्स की, क्लियर है, यानी कि कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ एडी। कई बार ये 3 से 4 नंबर में आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स में, ठीक है। एडी के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, एडी के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। एस के घटक आए ना आए, लेकिन इसके घटक जरूर आ जाते हैं। देखिए एडी के घटक या तत्व, ठीक है। तो एडी के तत्व कौन कौन से हैं, बड़े ही आसान है। एडी इज इक्वल्स टू, मैंने दिखाया है पूरा फंक्शन, ये C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना। यानी कि एक कंपोनेंट इसका कौन सा है सर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र द्वारा एक अर्थव्यवस्था में जितना कंजप्शन यानी कि उपभोग पे व्यय हुआ, क्लियर है। दूसरा देखिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो आई है, साफ साफ दिखाया गया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश व प्रॉफिट मोटिव से, आपको पता ना जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो हमारी जितनी भी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए किया जाता है ना। जबकि मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, वो प्रॉफिट मोटिव से होता है। और जब मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, है ना, तो प्राइवेट सेक्टर का जितना भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो सारा इसमें आ जाता है। यानी कि पहला मैंने बात किया निजी क्षेत्र द्वारा उपभोग व्यय, कुल उपभोग व्यय जो अर्थव्यवस्था में किया गया। दूसरा मैंने लिया आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि निजी क्षेत्र द्वारा निवेश व्यय कुल जितना भी किया गया अर्थव्यवस्था में, वो भी एक वर्ष की बात हो रही है ना। आपने एडी का कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पहले पार्ट 1 प्लीज जल्दी जाओ और पार्ट 1 कंप्लीट कर लो अपना। पार्ट 1 कंप्लीट कर लोगे तभी सेकेंड पार्ट में आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और आपने देख रखा है तो आइए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट्स एलिमेंट्स की बात कर रहा था मैं, आई। तीसरा है हमारे पास जी, थर्ड कंपोनेंट है सर जी, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। यानी कि सरकारी क्षेत्र द्वारा जितना भी उपभोग व्यय और निवेश व्यय किया गया है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है उसके अंदर जितना भी मोटो होता है वो क्या होता है, पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर, राइट। इसके अलावा डेवलपमेंट, है ना, उसके लिए काम करती है। चौथा है हमारे पास एक्स माइनस एम, ये एक साथ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है, इसे शुद्ध निर्यात कहा जाता है। शुद्ध निर्यात भी एक एलिमेंट है। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये जो एक्स है वो मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट किसको दिखाता है, एक्स किसको दिखाता है, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, और जो एम है वो किसे दिखाता है, इंपोर्ट यानी कि आयात। अब आप समझ ही गए होंगे, देखिए मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इन चारों एलिमेंट के, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि शेष विश्व से किया गया कुल व्यय। अब देखिए शेष विश्व से किया गया कुल व्यय, शेष विश्व यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अब्रॉड यानी कि विदेशों की अगर बात करते हैं तो हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ही बात आती है। देखिए ये सिंपल सी कहानी ये थी कि एडी क्या था, जो एक वर्ष में यानी कि एक लेखा वर्ष में, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक वर्ष में जितना भी एक इकोनॉमी के द्वारा, एक अर्थव्यवस्था के द्वारा जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल डिमांड हुआ, वही पढ़ा था ना हमने। तो देखिए टोटल डिमांड कैसे होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। यानी कि देखिए जितना हमारे प्राइवेट सेक्टर, यानी कि एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में जितना प्राइवेट सेक्टर ने कंजप्शन पार्ट पे खर्च किया, जितना इन्वेस्टमेंट पार्ट पे खर्च किया, गवर्नमेंट ने जितना खर्च किया, और आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भाई बाहर वाले लोग भी तो खरीदते हैं ना हमारे इंडिया से, तो वो भी आ गया, उनकी भी डिमांड हमने ले ली। लेकिन कैसी डिमांड, हम बहुत सारा सामान अगर उनको बेचते हैं तो खरीदते भी तो है ना, उन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। तो ये चौथा कंपोनेंट यानी कि घटक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और चारों की डिमांड को अगर जोड़ लेंगे तो एडी बन गया हमारा, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में टोटल डिमांड कितनी हुई है या होने वाली है, जितनी योजना बनाई गई है वो सारी इसमें आ जाती है। तो 4 कंपोनेंट का मतलब है 4 सेक्टर इकोनॉमी में हम पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम में 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी, है ना। 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। देखिए जब 2 क्षेत्रीय की बात की जाती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो बस एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई लिया जाता है। 2 ही कंपोनेंट लिए जाते हैं सर, सी और आई
ठीक है। और 3 सेक्टर की बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा C+I+G की बात होती है, यानी कि तीनों हम एलिमेंट लेते हैं शुरू वाले। और जब 4 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात आती है तो सर चारों एलिमेंट हमें दिखाने होते हैं। और जब ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ना कि एडी के कंपोनेंट समझाइए, तो देखिए एडी समझाने के लिए नहीं बोला गया, इसलिए एडी की डेफिनेशन लिखो या ना लिखो या एक लाइन में लिख दो, इनफ है। ये चारों कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे, तो ध्यान से इन कंपोनेंट्स की तैयारी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने बताया प्रैक्टिकली यूज ओनली एडी इक्वल्स टू C+I। जब आप न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जब एडी हम यूज़ करेंगे तो C+I ही यूज़ करेंगे, जनरली इतना ही यूज होता है। समझ आ गया, क्लियर है। तो एडी इक्वल्स टू C+I की बात करूंगा मैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो समझ आ गया, यानी कि कंपोनेंट्स घटक की बात करेंगे जब एडी के घटक की, तो हमारे पास C+I+G+X-, यानी कि 4 कंपोनेंट्स मैक्सिमम है 4 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से। कोई 3 सेक्टर की बात करे पहले 3, 2 सेक्टर की बात करे पहले 2, है ना। ये चारों कंपोनेंट्स आपको समझाना आना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। और मैंने कहा प्रैक्टिकली जब हम जाएंगे तो एडी इक्वल्स टू C+I की बात करेंगे। समझ आ गया। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ध्यान से आप लिख लीजिएगा। एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी, ठीक है। इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी और इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी और खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी। तो अगर ये पूछा जाता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था में कितने कंपोनेंट होते हैं, सो एडी इक्वल्स टू C+I, हम केवल 2 ही कंपोनेंट पढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं खुली अर्थव्यवस्था की, तो खुली अर्थव्यवस्था में हमारे चारों कंपोनेंट आ जाते हैं, यानी कि देश के अंदर जितना भी प्राइवेट सेक्टर का, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी शामिल हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के केस में। अब बात करते हैं एएस के कंपोनेंट्स के। एएस के सिंपल कंपोनेंट्स है, याद कीजिए सबसे पहले प्रीवियस वीडियो एएस किसके बराबर मैंने बताया था, एएस बताया था सर मैंने वाई के बराबर। वाई बोले तो यहां पर क्या है, नेशनल इनकम। क्या है सर, नेशनल इनकम। अब आप इसको समझने से पहले मुझे इतना बताइए, जब किसी पर्सन के पास भी इनकम आता है, किसी व्यक्ति के पास इनकम आती है, आय आती है, क्या करता है वो, उसका कुछ पार्ट कंजप्शन पे ले जाता है और कुछ सेविंग्स के रूप में अपने पास रख लेता है ना, यानी कि कुछ उपभोग व्यय पे खर्च कर देता है और कुछ बचत के रूप में अपने पास रख लेता है। वैसे ही इकोनॉमी में भी फॉलो होता है। देखिए इसके कंपोनेंट्स की जब भी बात करेंगे तो एएस इज इक्वल्स टू C+S होगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बन जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। एस मैंने कहा किसके बराबर है, वाई, यानी कि इनकम के बराबर। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इनकम किस पे खर्च होता है, इनकम आइदर स्पेंड ऑन कंजप्शन और रिटेन्ड एज सेविंग्स, यानी कि बचत के रूप में रख लिया जाता है और कंजप्शन पे खर्च किया जाता है। सर हमारे देश में तो कई जगह पर ऐसा होता होगा, आपके दोस्त यार हमारे कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं सारा का सारा कंजप्शन ही कर जाते हैं, सेविंग जीरो हो गई। सारा का सारा सेविंग कर ले ऐसा तो कोई नहीं मिलता, ठीक है। तो कंजप्शन और सेविंग से मिलकर क्या बना है, एएस बना, यानी कि इसके 2 कंपोनेंट है, वही टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग में, और दूसरा मैंने लिखा है टोटल सेविंग्स बाय एन इकोनॉमी, यानी कि एक अर्थव्यवस्था द्वारा कुल बचत। समझ आ गया। तो सी और एस इसके 2 ही कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं फटाफट इनके कर्व्स बता देता हूं एडी और एएस के, और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। टॉपिक अगर समझ आ रहा है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना आगे लोगों को, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, यानी कि कर्व की नॉलेज लेते हैं। एडी और एएस कर्व कैसा है हमारा, ठीक है। एडी और एएस कर्व की पूरी नॉलेज आप लोगों को यहां से मिल जाएगी और फिर उसके बाद तैयार कर लीजिएगा ये सारा टॉपिक। तो देखिए हमारे पास जो एडी है यानी कि एडी कर्व यानी कि एडी वक्र, और एक है एएस यानी कि एएस कर्व की बात कर रहे हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूं एडी कर्व की, तो देखिए एडी कर्व किससे मिलकर बना। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या थे सर, कंपोनेंट्स पढ़ा था हमने जस्ट अभी, है ना, कंपोनेंट्स पढ़ा था हमने। तो कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद आपने पढ़ा था 4 कंपोनेंट्स तो थे हमारे, लेकिन जब हम यूज करेंगे मैंने कहा था प्रैक्टिकली जनरली तो हम लोग C+I 2 कंपोनेंट को यूज करेंगे। यानी कि देखिए हमारे पास जो है इस कर्व में एडी कर्व को ड्रॉ करने के लिए पहले सी कर्व की नॉलेज और आई कर्व की नॉलेज आपको लेनी है, उसके बाद एडी कर्व आपका ड्रॉ होगा। सिंपल सी बात देखिए, सबसे पहले मैंने जो आई कर्व, ये देखिए आई जो निवेश वक्र मैंने खींचा है आई वाला, देखिए वो किसके पैरेलल है, एक्स अक्ष के, यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर बनाया है ना, यानी कि इसे
पूर्ण लोचदार भी कहा जा सकता है। जो एक्स अक्ष के समांतर लाइन होगी कभी भी उसे लाइफ में क्या कह दीजिए, पूर्ण लोचदार वक्र कह सकते हैं, यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और परफेक्ट इलास्टिक कर्व कौन सा है सर, आई। क्यों बनाया गया है ऐसा, जरा देखिए मैंने वाई एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, आउटपुट लिया है, प्रोडक्शन लिया है, उत्पादन लिया है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है मैंने, एडी लिया है, एग्रीगेट डिमांड। ध्यान से समझिए, देखिए प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर बढ़ता हुआ, यहाँ जीरो से स्टार्ट है ओरिजिन से, और ये इधर बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसके पैरेलल का मतलब ये दिखाया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में, अल्पकाल समय में हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा या घटा नहीं सकते। ये सारा कॉन्सेप्ट अल्पकाल समय का है, क्लियर है। अल्पकाल समय बोले तो एक साल, है ना, एक साल पीरियड की बात करें, 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर की बात करें, एक लेखा वर्ष की, तो इन्वेस्टमेंट ध्यान रखिए हमेशा कैसे बनाना है सर, एक्स अक्ष के पैरेलल। क्यों, क्योंकि इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब बात करता हूं मैं सी की, जरा देखिए जो कंजप्शन कर्व है, उपभोग वक्र जो है आपका, वो भी जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी वाई एक्सिस के एक बिंदु से यानी कि पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है। नेवर वी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। देखो निवेश किसी अर्थव्यवस्था में जीरो हो सकता है क्या, कभी कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही कंजप्शन तो और भी आपको पता है, कंजप्शन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों, किसी की आय शून्य भी हो, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि जीरो लेवल इनकम पे भी जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम कंजप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे ऑटोनॉमस कंजप्शन कहा जाता है, यानी कि स्वायत्त उपभोग। ये जो सी बार है वो क्या है सर, सी बार क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, यानी कि स्वायत्त उपभोग, यानी कि मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इज मेड एट द लेवल ऑफ जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, शून्य आय के स्तर पर जितना न्यूनतम उपभोग व्यय जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, स्वायत्त उपभोग कहलाता है। समझ आ गया। तो देखिए मैंने कहा इसी की वजह से कंजप्शन कर्व कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि सर वो जीरो हो ही नहीं सकता कंजप्शन एक इकोनॉमी में, है ना। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ आप उपभोग करेंगे, या तो उधार लेके करेंगे, चाहे आप अपनी पुरानी इनकम में से करेंगे, है ना, लेकिन कंजप्शन तो आप करेंगे। चोरी की बात मत करना, हम लोग यहाँ पर चोरी वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास एडी है, एडी किससे मिला सर, सी प्लस आई से, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को मिलाकर एडी बनाया गया। अब देखिए एडी कर्व कैसे बना, यहां भी जो प्रैक्टिकली जो कर्व बनाया है वो देखिए, अगर मैं आई कर्व को एक बार के लिए हटा दूं तो ये सी का पूरा एरिया है, आई कर्व को आप हटाकर देखेंगे सी का पूरा एरिया है, सी में आई को अलग से जोड़ दिया गया, और देखिए क्या मिल गया आपको, एडी मिल गया। तो आप कह सकते हैं देखिए कि एडी ऑल्सो नेवर बी जीरो। जितने पॉइंट्स बता रहा हूं ना, बिल्कुल बार बार ध्यान से रोक रोक के वीडियो को रोकना पड़े, लिख लीजिएगा सारे पॉइंट्स को, और ये सारे पॉइंट्स ही काम आने वाले हैं इसमें। पहला पॉइंट बताया मैंने कि आई कर्व किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है हमेशा, क्योंकि अल्पकाल समय में आप उसे बढ़ाया घटा नहीं सकते। दूसरी बात, ये जीरो भी नहीं होता कभी भी इकोनॉमी में। कंजप्शन कर्व की बात करूं तो वो सेम पॉइंट से, जहां से आई स्टार्ट होता है वहीं से सी स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट कभी ओरिजिन से ये भी नहीं होता, क्योंकि मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी बार इकोनॉमी में मौजूद होता है। इसके अलावा बात मैंने बताई आपको कि जो एडी है वो किससे मिला है, सी प्लस आई से मिला। देखिए जितना सी का एरिया है मैंने बताया, उसमें आई को और जोड़ा तो क्या मिल गया, एडी मिल गया। एडी ऑल्सो नेवर बी जीरो। जब खुद से बताइए सी और आई जीरो नहीं हो सकते, तो एडी तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। एडी और सी का डिफरेंस कितना होगा सर, हमेशा देखिए ये पैरेलल होंगे, पैरेलल यानी कि समान, इनके जो डिफरेंस है वो हमेशा अंतर समान होगा। कहीं भी देखिए बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं ना, बिल्कुल समांतर है एक दूसरे के, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हमेशा पैरेलल है ना। आप तो इससे खुद ही जान सकते हैं, एडी सी अगर इधर आएगा तो आई इसका डिफरेंस होगा एडी और सी का। समझ आ गया। तो ये पॉइंट्स हमेशा अपने दिमाग में नोट डाउन रखिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर कर पाएं। अब मैं बात करूं एएस वक्र की, यानी कि नेशनल इनकम के जो बराबर होता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति वक्र। आइए इसके वक्र की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि एएस कर्व ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम 45 डिग्री ऑफ एंगल, है ना, यानी कि 45 डिग्री के कोण से बनाया जाता है। ये जीरो से, ओरिजिन से, यानी कि ये आपका मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनकम पता है आपको जीरो हो सकती है ना, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। देखिए ना, ये प्रोडक्शन है और वाई एक्सिस पे मैंने एएस लिया है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी नेशनल इनकम भी ग्रो होगी, इसलिए 45 डिग्री एंगल पे भी बनाया जाता है। ये दर्शाता है कि जितना
आउटपुट, जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा, जितना सप्लाई होगा, उतनी ही नेशनल इनकम जनरेट होगी। समझ आ गया? यानी कि अगर मैं बात करूं एएस की, तो उसके जो एएस जितना है उतना ही नेशनल इनकम। यहां आप नेशनल इनकम भी देखेंगे, कई राइटर्स ने लिखा है, यानी कि राष्ट्रीय आय। ठीक है, जितना आपका एग्रीगेट सप्लाई, जितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जितना सप्लाई होगा, उतना ही नेशनल इनकम जनरेट होगा, है ना। आप समझ सकते हैं 1 लाख यूनिट बेचकर अगर 10 लाख रुपए जनरेट हुए, तो 2 लाख यूनिट बेचकर हो सकता है 20 लाख जनरेट, मतलब इनकम तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो जितनी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी उतनी ही आपकी क्या बढ़ने वाली है, सप्लाई। ये कैसे पता चलता है? जब दोनों को हमने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर किया था, जितना एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में होगा उतनी ही नेशनल इनकम होती है, तो ग्रोथ भी सेम होती है, इसलिए 45 डिग्री पर यह बनाया जाता है। समझ आ गया? अब इसमें बात हो सकती है इन दोनों टॉपिक्स में कि इनके रिलेशन को समझाओ या इनके कर्व को दिखाओ, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, ये है एडी और एएस के कर्व का कॉन्सेप्ट, और ये सारी चीजें मैंने बताई, ये सब बेसिक्स है एक्चुअली में। ये सारे आगे 4 to 6 मार्क्स के जो फिक्स क्वेश्चन और ज्यादातर पेपर्स में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन में ये यूज होने वाले हैं कर्व। तो इन बेसिक नॉलेज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और फिर से वीडियोज अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही है, इनको शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों का और भी लोगों को काम आ सके, लोगों के काम आ सके, और आप लोग भी लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें।